Hello everyone, welcome to the Radhika's Code Hub, and today we will discuss about the introduction to backend development. Okay, so let's start backend development. Hmm. Backend development is the foundation of the logical world. आई मीन टू से कि बैकएंड में क्या है, एक लॉजिकल और एज ए डिजिटल वर्ड है. ओके, लॉजिकल तो है, उसमें लॉजिक तो डिजिटल वर्ड है जो कि पावरिंग द इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इनेबल सीमलेस यूजर एक्सपीरियंसेस. यूजर के एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम क्या है इसमें बैकएंड में काम करते हैं. ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस. ये कहता है बैकएंड में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एज ए यूजर आइडियाज को और सर्वर साइड एप्लीकेशन पर. इंश्योर द स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ वेबसाइट. वेबसाइट्स पे वर्क करने के लिए हम क्या है एक ऐसी स्मूथ ऑपरेशंस यूज करते हैं जो कि हम वेबसाइट को इजीली एग्जीक्यूट कर सके, रन कर सके, यूजर इजीली एक्सेस कर सकता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट. मोबाइल एप्स होते हैं एंड एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर्स, फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट टू एपीआई इंटीग्रेशन. एपीआई इंटीग्रेशन भी होती है बैकएंड में. इसमें देखो, हमने पहले पढ़ चुके हैं फर्दर वीडियोस में. फ्रंट एंड इज रिप्रेजेंट फॉर वेबसाइट्स और बैकएंड इज रिप्रेजेंट फॉर सर्वर साइड एप्लीकेशन. सो सर्वर साइड के लिए हमें क्या करना होता है कि सर्वर साइड पे हम वर्क करने के लिए बैकएंड डेवलपमेंट का काम करते हैं. ये जो है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी हम करते हैं. डेटाबेस मैनेज, क्योंकि बैकएंड में क्या होता है, डेटा वो मैनेज भी किया जाता है. और बैकएंड डेवलपर आर द अनसंग heroes who can bring ideas to life, handling the complex and crucial task that user never see but constantly rely on. मतलब यूजर उसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकता बैकएंड को, क्योंकि यूजर क्यों क्या दिखता है कि वो फ्रंट एंड का काम देखते हैं. हमने फ्रंट एंड की वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसको यूजर को क्या होता है, फ्रंट एंड में जो चाहिए होता है हम उसे फ्रंट एंड में एक्सेस करते हैं, लेकिन वो बैकएंड का जो काम होता है वो नहीं देख पाता, यानी कि बैकएंड की उसको कोडिंग नहीं दिखाई जाती. अगर हम HTML के स्टार्ट करेंगे HTML लैंग्वेज, तो HTML में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे बैकएंड का काम करें, जैसे कोडिंग हो रही है. तो एज ए यूजर को उसमें क्या दिखाया जाएगा कि जो आउटपुट है ना बस उससे दिखाया जाता है. ठीक है, माय एग्जांपल इज फॉर एग्जांपल यूज रिमोट. ठीक है, रिमोट में हम क्या करते हैं, एलसीडी में हमें जोन सा हमें देखनी होती है. ठीक है, चैनल्स देखने होते हैं, हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन जो रिमोट और एलसीडी के बीच जो कनेक्शन होता है दैट इज वो बैकएंड का काम होता है. ठीक है, अगर हम वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट्स में क्या होता है, हमें वेबसाइट्स में हमें फ्रंट साइड दिख रही है. ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, जैसे कि हमने अमेजोन की साइट से हमें कुछ ऑर्डर कर लिया, फ्लिपकार्ट की साइट है, ऑर्डर कर लिया. अब हमें क्या करना होता है, हमने ऑर्डर कर लिया. अब वो ऑर्डर का जो भी उसके अंदर काम होता है, यानी कि उसमें पता चला ना कि हमारा ऑर्डर यहाँ तक पहुंच चुका है, ये काम हो रहा है, उसका जो प्रोसीजर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बैकएंड में हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई क्या दे रहा है, फ्रंट एंड में. तो फ्रंट एंड एंड जैसे रिलेट होती है बैकएंड के साथ. ओके, ठीक है. तो बैकएंड डेवलपमेंट इज ए फाउंडेशन ऑफ डिजिटल वर्क का एक फाउंडेशन है जो कि पावरिंग द इनविजिबल इंस्ट्रक्चर that enable seamless user experiences. It involves the creation and maintenance of server-side applications को इंश्योर करता है. स्मूथ ऑपरेशन ऑफ वेबसाइट्स, जो हमने वेबसाइट्स बनाई हैं उसको स्मूथली वर्क कर सके, स्मूथली ऑपरेट हो सके, इसलिए बैकएंड का यूज करते हैं. मोबाइल एप्स के देखा होगा, मोबाइल ऐप हम यूज करें. ठीक है, हम फोन यूज करते हैं, डायरेक्टली हम कॉल कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो है इनडायरेक्टली वैसे एक फोन से दूसरे फोन में कैसे जो हो रही है ना, तो इसे बैकएंड भी हम कह सकते हैं. एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर,
From database management to API integration, backend developer are the unsung heroes who bring ideas to life and handling the complex and crucial tasks. कॉम्प्लेक्स भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं, क्रूशियल टास्क होते हैं दैट यूजर नेवर सी, यूजर को नहीं पता चलता बट कॉन्स्टेंटली रिलाई ऑन, लेकिन बैकएंड में उसका काम किया जाता है. ठीक है. नाउ नाउ like, subscribe, and share this channel. ठीक है, to interactive and or supportive videos. So like this. Now we will discuss about what is a backend development. Backend development को क्या काम होता है. ठीक है, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, इसमें भी क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे ये डिस्कवर करना, प्लानिंग देना, प्लानिंग के बाद उसको डिजाइनिंग करना, डिजाइनिंग के बाद उसको डेवलप करना, फिर उसमें टेस्टिंग करना, मेंटेनेंस करना. ठीक है, ये एज एक रोड मैप होगा जिसमें हम क्या करें, ऐसे हमारा वर्क होता है बैकएंड का, जो बैकएंड में हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं. तो अब सर्वर साइड लॉजिक की अगर हम बात करें, तो सर्वर में क्या होता है कि बैकएंड डेवलपमेंट फोकस करेगा सर्वर साइड की एप्लीकेशन को, हैंडल द कोर बिजनेस लॉजिक एंड डेटा प्रोसेसिंग. ठीक है, जो भी लॉजिक हम करना चाहते हैं, लॉजिक को एक्सेस करेगा, डेटा को प्रोसेस करना, कम्युनिकेट करना विद ए डेटाबेस. दिस इज वेयर the complex calculation and data storage and API integration take place. Ensure the smooth functioning और the application server side logic यूज करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एंड एप्लीकेशंस को रन करने के लिए सर्वर साइड लॉजिक्स यूज करते हैं. इसकी हम बात करते हैं डेटा मैनेजमेंट. डेटा को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. Backend developer are responsible for designing and maintaining the database structure, ensure data integrity, implementing and efficient data retrieval and manipulating mechanism. This is a crucial for providing a seamless user experiences and powering data driven decision making. I hope this is clear कि डेटा को हम कैसे मैनेज करते हैं, डेटाबेस का हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेटा हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सभी क्या आता है डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर ही आता है कि डेटा को हमें कैसे मैनेज करना है. उसके बाद नाउ वी विल डिस्कस स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. एज एप्लीकेशन ग्रो in complexity and user base, backend developer must consider scalability and performance optimization. परफॉर्मेंस को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, कैसे हमारा स्केलेबल है या नहीं, कैसे हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो हम जो है बैकएंड डेवलपमेंट में इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड इंश्योर दैट द सिस्टम कैन हैंडल इंक्रीजिंग ट्रैफिक एंड डिमांड विदाउट compromising stability and responsiveness. कि कैसे हम जो है डेटा को कैसे सर्व, देखो सबसे पहले क्या होगा, सर्वर साइड के लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सर्वर साइड के बाद लॉजिक के बाद डेटा को कैसे मैनेज करना है, उसके बाद हम उसके परफॉर्मेंस देखेंगे. ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट में कि हमारा जो हमने जो वेबसाइट्स बनाई है उसका बैकएंड में कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है. ठीक है, ये हमारा चेक होता है. नाउ वी विल discuss about the key responsibilities of a backend developer. Backend developer की कौन कौन सी responsibilities होती हैं. Okay, first we will discuss application development. Backend developer are responsible for designing and implementing. डिजाइन करना, implement करना, क्योंकि एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या नेसेसरी है, एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या चीज नेसेसरी होती है कि बैकएंड डेवलपर को एक रिस्पॉन्सिबल हो और उसको डिजाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, सर्वर साइड एप्लीकेशंस देना इंक्लूडिंग द लॉजिक, ओके, एंड डेटा मॉडल्स बनाना, और एपीआई का हम यूज करने वाले हैं. दे वर्क क्लोजली विद फ्रंट एंड डेवलपर. क्लोज रिलेशन होता है ना एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन हम वर्कअप करेगी जब उसमें फ्रंट एंड भी होगा और बैक एंड भी होगा, to ensure seamless integration and a cohesive user experience.
जो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट कौन करता है, जिसको हम एक्सपीरियंस होता जाएगा वो उसमें एप्लीकेशन डेवलप करते जाते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं डेटा बेस मैनेजमेंट। डेटा को हम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, टीचर्स रखते हैं ना अपने पास, तो स्टूडेंट्स का डेटा जो होता है टीचर्स के पास होता है ना। यूनिवर्स ऐसे ही कॉलेज स्टूडेंट्स का बात करें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करें, तो उन सबके पास क्या होता है, लेक्चरर्स के पास कह सकते हो, एज ए यूनिवर्सिटी के पास, कॉलेजेस के पास, और एज ए स्कूल की हम बात करते हैं, तो सभी के पास क्या होता है, उन बच्चों का एज ए स्टूडेंट का डेटा होता है। उसको अब एक बच्चे का डेटा होता नहीं है, तो डेटा बेस को कैसे मैनेज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम कर रहा होगा उसका भी तो डेटा हुआ ना, यानी कि एम्प्लॉय की क्या क्या काम है, उसके वर्क के अकॉर्डिंग, तो उसको भी कैसे मैनेज किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। हम डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि बैकएंड डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन करना, कैसे मैनिपुलेट किया जाए, कैसे उसको मेंटेन रखा जाए। डेटाबेस स्कीमा, एक ऐसा डेटाबेस स्कीमा बनाया जाए जिसमें उसको डिजाइनिंग करनी आसान हो, उसको मेंटेन करना आसान हो, एंड इम्प्लीमेंटेशन करना आसान हो। एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइव मैकेनिज्म एंड इंश्योर डेटा integrity and security. They work with database management system यानी कि DBMS। DBMS में क्या होता है कि डेटा को हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। SQL भी होती है, MySQL भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो लाइक MySQL है, पोस्ट ग्री SQL है, और MongoDB। नाउ currently use MongoDB very well। तो MongoDB बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए इस चैनल से, ठीक है। एपीआई इंटीग्रेशन, एपीआई की हम बात करें तो बैकएंड डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग एपीआई। बिल्ड करना भी होता है और इंटीग्रेशन भी बहुत नेसेसरी होती है, एंड अलाउइंग डिफरेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा। दिस इंक्लूड डिजाइनिंग RESTful and graph as graph GraphQL APIs, implementing authentication and authorization and ensure um, secure data exchanges. This is API integration. I hope this is clear. इसमें क्या होने वाला है, API हम बनाएंगे जिसमें क्या होगा, डिफरेंट सिस्टम पे वर्क कर सकती है, ठीक है। हमने MongoDB की एपीआई बनाई, अब MongoDB की एपीआई जो होगी, यानी MongoDB सर्वर से हम एपीआई बनाएंगे, उसको हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि जो है हमारा बैकएंड पे काम हो सके। ओके, तो ऐसे ही हम एपीआई का यूज करने वाले हैं और डिफरेंट सिस्टम के ऊपर, डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर कम्युनिकेट कर सके, डिफरेंट डेटा के ऊपर, एंड दिस इंक्लूड रेस्टफुल और ग्राफ एपीआईज जो कि इम्प्लीमेंट करेगी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन एंड इंश्योर सिक्योर डेटा एक्सचेंज। इसमें क्या होगा, एपीआई के थ्रू हम ये ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं। जब हम कोडिंग करेंगे MongoDB की तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एपीआई को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। Now we will discuss about the top backend programming languages. Okay, first of all हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के ऊपर। ओके, तो पाइथन, पाइथन क्या है, पाइथन सिंप्लिसिटी है, रिलायबल है, रीडेबिलिटी है, एंड एक्सपेंसिव लाइब्रेरी होती है जो कि मेक इट ए वर्सेटाइल चॉइस फॉर वेब ऐप, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। सो पाइथन क्या होती है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें से पाइथन जो है हाई लेवल भी हम कह सकते हैं, हाई लेवल है, सिंपल है, ओपन सोर्स है, और गिट प्रोग्रामिंग है। ओके, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और इसमें क्या होगा, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी होती है, इंटीग्रेट करना आसान है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, एक्सप्रेस करना आसान होता है, ठीक है।
जिससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज होती है पाइथन होती है, और दिस लैंग्वेज इज वेरी डिमांडेबल इन नाउअडेज। तो पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपलिसिटी है, ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है, प्रिंट कमांड देनी होती है। इसमें हमारे कोई एंगुलर ब्रैकेट्स का कोई कोडिंग का कम यूज होता है, मतलब उसके अल्लाह होते तो हैं, लेकिन इजी, बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल है, सिंपल है, ओपन सोर्स के ऊपर हमारी काम करती है। तो ये रीडेबल भी है, यानी कि जो अनदर पर्सन भी उसको रीड करके इजीली एक्सेस कर सकता है पाइथन को। नाउ वी विल डिस्कस जावा। जावा लैंग्वेज भी बहुत यूजेबल है, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस। जावा स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी है इसमें, एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म compatibility है, have made it a reliable language for enterprise like level backend system। बैकएंड सिस्टम के लिए हम जावा का यूज करते हैं, क्योंकि जावा भी क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज है, पावरफुल है, और एज ए सिक्योरिटी है। जो पाइथन थी वो भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, जावा भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सी प्लस प्लस ये लैंग्वेजेस भी हैं जो हम आगे फर्दर वीडियोस में हम जानने वाले हैं। अब हम जावा की बात करें तो जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जावा इज वर्सेटाइल है, जावा सपोर्ट बाय हेल्प कम्युनिटी। तो जावा का यूज क्या है, बहुत ज्यादा यूज होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी, क्योंकि वो सिक्योर है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नोड डॉट जे एस। जो नोड डॉट जे एस है, इसमें क्या होता है, एसिंक्रोनस है, यानी हमारा डेटा सिंक्रोनाइज नहीं होगा, असिंक्रोनस होगा। इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर इज वेल suited for building real time input output intensive applications के लिए। इनपुट आउटपुट इंटेंसिव एप्लीकेशंस के लिए हम इसके node.js का यूज करते हैं। नाउ यूज दिस इमेज बेस्ट node.js फ्रेमवर्क, द डेफिनेटिव गाइड। इसमें क्या है कि आपको दिखा रखे हैं अलग अलग node.js के, दिखा रखे हैं ये कौन कौन से हैं, एक्सप्रेस जेएस है, सॉकेट है, ऐसे बहुत सारे जेएस हैं, कोआ, ठीक है, मोजा। तो हम ऐसे ही इसका यूज करने वाले हैं node.js में, जिसमें हम इसका इजिली एक्सेस कर पाए आर्किटेक्चर को, और इनपुट आउटपुट इंटेंसिव एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए। अब हम बात करने वाले हैं रूबी। रूबी सिंप्लीफाई एंड द रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर अप्रोच टू वेब डेवलपमेंट। रूबी में क्या होता है, एक सिंप्लीफाई है, सिंपल सी एक लैंग्वेज है, जिसमें हम क्या करें, वेब डेवलपमेंट के ऊपर एक स्ट्रक्चरली अप्रोच के थ्रू हम इसमें काम करते हैं रूबी में। नाउ वी विल डिस्कस बैकएंड फ्रेमवर्क एंड आर्किटेक्चर। बैकएंड का कैसा फ्रेमवर्क है, कैसा उसका आर्किटेक्चर है। फ्लास्क ए लाइट वेट फ्लेक्सिबल पाइथन वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई एंड वेब एप्लीकेशंस के लिए हम फ्लास्क का यूज करते हैं। फ्लास्क क्या है, एक लाइट वेट फ्लेक्सिबल पाइथन वेब फ्रेमवर्क है, जिसमें पाइथन के कोड्स को हम यूज करते हैं, रेस्टफुल एपीआई का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट ए वेब एप्लीकेशन। तो हम फ्लास्क के थ्रू वेब एप्लीकेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस स्प्रिंग बोट। एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है जो कि सिंप्लीफाई करेगा डेवलपमेंट ऑफ enterprise level application, providing a robust set of tools and configuration। इसमें क्या है, स्प्रिंग बूट में जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम एप्लीकेशंस को रोबस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कॉन्फ़िगर कर पाते हैं ऐसे स्प्रिंग बूट में। Now we will discuss Express.js, a minimal and flexible Node.js web application framework that provides a robust set of features for building web एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। एक्सप्रेस.js के लिए भी हम क्या है, मोबाइल एप्लीकेशंस अगर हम बनाते हैं, मोबाइल में हमने जितनी भी एप्लीकेशंस बनानी होती हैं, तो हम इसका किसका यूज करते हैं, एक्सप्रेस.js। मिनिमल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो इसलिए हम एक्सप्रेस.js का भी बहुत यूज करने वाले हैं। ओके, एंड इसके बहुत से फीचर्स हैं एक्सप्रेस.js के, जो कि हम इन अकॉर्डिंग हम
सीखने वाले हैं और एक्सप्रेस करने वाले हैं. नाउ we will discuss Ruby. Okay, Ruby on Rails. तो Ruby में क्या हम पढ़ने वाले हैं? A popular and opinionated web development framework written in Ruby. Ruby लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है. और फॉलोइंग द मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, यानी कि ये हमारा हो चुका है, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं, ठीक है. तो इसको अगर हम करना चाहते हैं तो एक पॉपुलर होती है, पॉपुलर तो है ही है, वेब डेवलपमेंट में काम करने के लिए ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हम रूबी पे काम करने वाले हैं, रूबी ऑन रेल्स, जो कि मॉडल व्यू कंट्रोलर करता है, एमपीसी आर्किटेक्चर पैटर्न, एमवीसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं. ओके. रोबस्ट होता है कि मजबूत, यानी कि स्प्रिंग बूट पे कहते हैं कैसा मजबूत इन्वायरमेंट है जो कि हमारी प्रोग्रामिंग को, जो कि हमारी कोडिंग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस डेटाबेस मैनेजमेंट इन बैकएंड. डेटाबेस मैनेजमेंट इन बैकएंड डेवलपमेंट. डेटा को हम कैसे मैनेज करते हैं? आपने पढ़ा होगा इन कॉलेज लाइफ में भी कि हम कमांड्स देते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, हम एसक्यूएल का यूज करते हैं, नो एसक्यूएल का यूज करते हैं. तो ये हम कुछ, आपको ये इमेज दिख रही होगी, इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है एसक्यूएल कमांड्स. डीडीएल रिप्रेजेंट फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल रिप्रेजेंट फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल है, टीसीएल है, डीक्यूएल है, ठीक है. तो इसका हम इन वीडियोस में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डेटाबेस डिजाइन. डेटाबेस डिजाइन में क्या आएगा कि बैकएंड डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर डिजाइनिंग एफिशिएंट डेटाबेस स्कीमा एंड कंसिडरिंग डेटा रिलेशनशिप, नॉर्मलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट. दिस includes identifying the appropriate database management system यानी कि DBMS and defining the entire relationship model. This means कि डेटाबेस डिजाइन में क्या आएगा कि जो बैकएंड डेवलपर है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा डिजाइनिंग के लिए एक ऐसा डेटाबेस को स्कीमा बनाना जो कि रिलेट करे, नॉर्मलाइज करे. अब नॉर्मलाइज किसे होगा वो हम आगे फर्दर वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं. नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक भी बहुत लेंथी है, सो we will discuss in further videos. And performance requirement, this include identify the appropriate database को मैनेज करना, ठीक है, in a database system and define the entire relationship model. हम बात करने वाले हैं डेटा मैनिपुलेशन. डेटा को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? बैकएंड डेवलपर इम्प्लीमेंट CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन. डेटा मैनिपुलेशन में हम कैसे करते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं. Create, read, update, delete operations within SQL query or using object relationship mapping यानी ORM, object relational mapping tool to interact with the database, and they ensure data integrity, concurrency control and efficient data retrieval. एफिशिएंट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करना. बैकएंड डेवलपर बैकएंड डेवलपमेंट में बैकएंड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करेगा क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट. क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना ऑपरेशंस को विद एसक्यूएल एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग यूज करेंगे. टूल्स टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस एंड दे इंश्योर डेटा इंटीग्रेट. हमारा जो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट किया है कैसा है, उसमें डिलीट हो रहा है. सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होगा? क्रिएट. क्रिएट के बाद से रीड करना, उसको अपडेट करना, उसको डिलीट करना. ये हम सारा हम किसमें करने वाले हैं? डेटा मैनिपुलेशन में. परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन. परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, परफॉर्म हो रहे हैं जो हमने जितने भी हमने
कमांड्स हमने इसमें देंगे, ठीक है, वो परफॉर्म हो रही हैं कि नहीं हो रही है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे थे पहले स्टूडेंट्स का, ठीक है। अभी मान लीजिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स आएंगे, न्यूज हर साल बच्चे आएंगे, ठीक है, हर साल निकलेंगे भी सही, ठीक है। तो उसमें क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारा काम किसमें हो सकता है? हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि हम डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं, डेटा हम कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसक्यूएल कमांड्स। ओके, तो एसक्यूएल कमांड्स हमें ध्यान से समझनी है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ओके, इसमें क्या था कि एज एप्लीकेशन ग्रो, बैकएंड डेवलपर मस्ट ऑप्टिमाइज डेटाबेस परफॉर्मेंस थ्रू इंडेक्स करना, क्वेरी ऑप्टिमाइज करना। अब देखिए, अगर क्वेरी आ गई, अब फॉर एग्जांपल हमने एक फाइल बनाई बच्चों की, ठीक है, अगर अभी चला जाता है तो हमें उसको डिलीट करना, उसकी जगह न्यू बच्चे को ऐड करना डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि स्कूल के बच्चे कॉलेजेस में एक दो स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। इसके लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट यूज करते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है हम इजीली उसको एक्सेस कर सके, हम जो चाहते हैं वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। एसक्यूएल कमांड्स आर वेरी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। हम कमांड्स का यूज करते ही इसलिए हैं कि डेटाबेस से हम इंटरेक्ट कर सके। दिस कमांड्स अलाउ यूजर टू परफॉर्म वेरियस एक्शंस ऑन डेटाबेस। हम अलग अलग एक्शंस कर सकते हैं। यूज दिस क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप, ट्रंकेट करना, ठीक है। अल्टर यूज करना हम सिखाएंगे आपको, ट्रंकेट भी करेंगे, ठीक है। इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ग्रांट, रिवोक, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेलेक्ट, ऐसी बहुत सारी कमांड्स हैं जो हम आज जानने वाले हैं। ओके, सो दिस इज वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग टू यू, तो लाइक करिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो performance optimization. Now we will discuss about API development and integration. एक सेकेंड, एसक्यूएल की जो हमारी कमांड थी, ठीक है, यानी कि डीडीएल, डीडीएल मतलब डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा को हम डिफाइन कैसे करते हैं? क्रिएट करके, ठीक है, हमें डेटा को क्रिएट करा, उसमें अल्टर यूज करना, क्रॉप यूज करना, डिलीट यूज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट में मैं क्या करना चाहूंगी, क्रिएट टेबल, टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट टेबल में हमने कॉलम बनाए, रोज बनाई, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया। डिलीट किया यानी कि ड्रॉप, ड्रॉप में हम टेबल को डिलीट कर दें, जो हमने टेबल क्रिएट की है वो डिलीट हो जाएगी। अल्टर में यूज करते हैं, अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, अल्टर टेबल का नाम, ठीक है, एंड ऐड कॉलम। हमने टेबल बनाई, टेबल में हमने कर दिया ऐड कॉलम, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम और रो, है ना, तो उसमें कॉलम ऐड करना, वो हम ऐड कर सकते हैं। अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, हम इसमें स्ट्रक्चर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्टर टेबल, टेबल का जो हम नाम देंगे, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट का नाम है, कॉलेज का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है, किसी का भी नाम हम देना चाहते हैं, वो हम आगे फर्दर वीडियोस में डेटा डीबीएमएस में हम करने वाले हैं। तो हम उसमें कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप क्या होंगी, उसको हम अल्टर का यूज करते हैं, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं अल्टर में। एंड रिमूव और रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल, अगर हमें रिमूव करना चाहते हैं तो हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रीनेम करना चाहते हैं तो हम रीनेम भी कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें हम इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। आई होप दिस इज क्लियर। एंड डीसीएल, डीएसीएल रिप्रेजेंट फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है कि डीसीएल इंक्लूड कमांड्स सच एज ग्रांट और रिवोक। दिस कमांड्स का यूज करते हैं विच मेनली डील्स विद राइट, परमिशन एंड अदर कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। अगर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डीसीएल कमांड्स, कौन कौन सी है? ग्रांट, ग्रांट का मतलब क्या होता है कि असाइनिंग करना न्यू प्रिविलेज टू ए यूजर अकाउंट, allowing access to specified database object and actions or a function। ग्रांट का हम यूज किस लिए करते हैं, ठीक है, इसको एक्सेस करना, या फिर और रिवोक का यूज कब करेंगे, उसको रिमूव करना। जो कि हमने ग्रांट में एक्सेस किया है उसी को हम रिवोक कर देंगे, इसका मतलब उसको हमने उसी चीज को हमने रिमूव कर दिया। दैट इज, मतलब जो हमने एक्सेस किया है, जो हमने बनाया है, ग्रांट दिए, जो हमने परमिशन दिया और रिमूव कर देना, उसको ही हमने रिवोक कर दिया, उसको हमने रिमूव कर दिया उस परमिशन को। दैट्स क्लियर। अब टीसीएल का मतलब क्या होता है?
ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन ग्रुप ए सेट ऑफ टास्क, एक ऐसे टास्क का सेट होता है इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट, हमारी सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट होती है। ईच ट्रांजैक्शन बिगिन विद स्पेसिफिक टास्क एंड एंड व्हेन ऑल द टास्क इन द ग्रुप आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जब हमारे जो टास्क हमने बनाया सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, ठीक है, इफ एनी ऑफ द टास्क फेल, अगर हमने कोई टास्क बनाया वो फेल भी हो जाता है। कई बार हमारे टास्क जो होंगे एग्जीक्यूट कर जाएगा, कभी हमारे में एरर आ जाते हैं तो उसको फाइंड आउट करना, उसको टेस्ट फेल हो जाता है, तो ट्रांजेक्शन कई बार फेल हो जाती है, ठीक है। तो देयरफॉर ए ट्रांजेक्शन हैज ओनली टू रिजल्ट्स, उससे क्या दो रिजल्ट निकलेंगे, हमारी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है। कौन से होंगे? जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सक्सेस और सेकंड इज फेल्योर, यानी कि सक्सेस कर गया, और सेकंड इज फेल्योर यानी कि कमिट और रोल बैक हम पढ़ने वाले हैं। यू कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट ट्रांजेक्शंस हियर, यहाँ पे कमिट करना, रोल बैक करना, एंड TCL कमांड आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, ठीक है। कमिट कैसे करते हैं, रोल बैक कैसे करते हैं, सेव पॉइंट, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सक्सेस करने के लिए हम दे सकते हैं डेटा को रीड ए, हमने ए एलिमेंट को रीड करवाया, ए की हमारी ए के में हम नेम दे सकते हैं कि किसी पर्सन का नेम आ गया। उसके बाद रीड बी करवाया, तो हमें क्या करवाना है, हमें राइट बी, उसी अकॉर्डिंग हम ये करते हैं, कमिट देते हैं, कमिट करना, रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है, इन TCL, ओके। उसके बाद आता है DQL, दिस इज डाटा क्वेरी लैंग्वेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिलेक्ट करना आ जाता है इसमें। तो DQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की तरह ही होती है, ठीक है। It is used for retrieve data. A user can retrieve data accordingly to his or requirements. सिलेक्ट करना है तो हम अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो कमांड्स हम देने वाले हैं DQL में वो हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं इन ए डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अगर हमें कोई भी क्वेरी होती है तो हम कर दें ना, हमें क्वेरी है, हमें क्वेश्चन पुट करना है, तो हमें क्वेरी देकर हम क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। वैसे ही DQL का यूज होता है, हम सिलेक्ट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस API डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, API को हम कैसे डेवलप करें, ओके। यू सी दिस पिक्चर, इसमें क्या है, एक यूजर है, यूजर क्या कर रहा है, कम्युनिकेट थ्रू GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ये हमारी वेबसाइट है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा एक मोबाइल है यानी कि क्लाइंट है, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में सर्वर से मोबाइल। यूजर ने क्या किया, कम्युनिकेट कर रहा है वेबसाइट से, और भी क्लाइंट है या फिर फोन की आपको इमेज दिख रही होगी जो कि सर्वर से कनेक्ट है। तो API का डिजाइन कैसे करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हम API का डिजाइन कैसे करें, है ना। तो बैकएंड डेवलपर डिजाइन एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ API और डिटरमाइन करेगा एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जैसे कि रेस्ट, GraphQL। हम पढ़ेंगे इन फर्दर वीडियोस में कि डाटा को कैसे फॉर्मेट देना है जेसन में, XML में, एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और मैकेनिज्म। दिस इज वेरी लार्ज टॉपिक्स, सो हम इसको आगे हम API को डिजाइन करेंगे विद प्रोग्रामिंग, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, ओके। एंड इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट भी प्रोग्रामिंग से करने वाले हैं। दे कैन इम्प्लीमेंटेड द API हैंडलिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट। इसके लिए क्या होता है, API हमने बनाई, हमें रिक्वेस्ट देनी होगी, फिर डेटा प्रोसेस होगा, फिर हमें रिटर्न मिलेगी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू, और दिस इन्वॉल्व राइटिंग सर्वर साइड लॉजिक, कि सर्वर का काम होता है, तो सर्वर साइड लॉजिक हमें इसमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं। एंड इंटीग्रेट करेगा विद डेटाबेस and ensuring the security of data exchange। implement करना इसमें हमारा आसान हो जाता है। now we will discuss documentation and testing। हमने API डिजाइन की, API डिजाइन करने के बाद उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट को टेस्ट भी तो करना चाहिए ना कि हमारी जो कंडीशन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बैकएंड डेवलपर डॉक्यूमेंट द API and providing comprehensive guide and specification to ensure seamless integration for client side developer। They also implement through testing suite to validate API functionality and reliability। जो भी डॉक्यूमेंट बनाया, टेस्ट किया, उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, रिलायबल है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है यूजर के लिए, तो हम ये सारी टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं।
नाउ वी विल डिस्कस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड लॉजिक। सर्वर साइड में हमें क्या स्क्रिप्ट यूज करनी चाहिए, क्या क्या हमारे लॉजिक्स होने चाहिए। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस बिजनेस लॉजिक। बिजनेस में क्या होगा कि बैकएंड डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कोर बिजनेस। अब आपको एक बिजनेस लॉजिक बनाना है तो बिजनेस सोचना पड़ेगा ना आपको, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, आपको क्या क्या इसमें ऐड करना है, क्या डिलीट करना है। तो आपको सबकी ये एक पहले ही लॉजिक बनाकर रखना होता है। तो लॉजिक इज एन लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। आपकी ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना और उसको डेटा को डिजाइन करना, उसको बनाना, उसके एल्गोरिथम्स ऐड करना। दिस इंश्योर द एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी अलाइन विद ए रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूज टू यूजर। तो ये यूजर को हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स। सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन। सर्वर साइड में क्या आएगा कि they also write server side scripts। सर्वर साइड की स्क्रिप्ट लिखी जाती है टू ऑटोमेट वेरियस टास्क। किसी टास्क क्या है, जैसे शेड्यूल, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, बैकग्राउंड जॉब्स के बारे में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। दिस स्क्रिप्ट हेल्प improve efficiency, reduce manual intervention and ensure the smooth operation of the application। तो दिस इज सर्वर साइड ऑटोमेशन, क्योंकि सर्वर साइड में क्या ऐड कर रही है, क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या एफिशिएंट है कि नहीं है, क्या वो स्मूथली ऑपरेशन एक्सेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये हम सर्वर साइड में ऑटोमेट करेंगे, यानी कि हम चेक करेंगे। उसके बाद रीड टाइम इंटरेक्शन। जब देखिए हमने ये क्या लॉजिक बनाया, उसको हमने क्या किया, और सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, लॉजिक बना के उसको हमने चेक किया। ठीक है, यानी कि एक स्क्रिप्ट बनाई, पहले लॉजिक बनाया फिर उसकी स्क्रिप्ट हुई, उसके बाद हमने ये इंटरेक्ट किया, रियल टाइम इंटरेक्शन। इन सम केसेस बैकएंड डेवलपर में इम्प्लीमेंट रियल टाइम इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक वेब सॉकेट्स और सर्वर सेंड इवेंट्स। वेबसाइट्स का भी बात करते हैं, सर्वर साइड के इवेंट्स की भी बात कर सकते हैं। दिस अलाउज फॉर इंस्टेंट डेटा अपडेट्स। डेटा को कैसे अपडेट करना है, कैसे डेटा को हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सचेंजिंग द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेशन। तो रियल टाइम एप्लीकेशन पर भी हमारा वर्क होता है बैकएंड डेवलपर का। नाउ वी विल डिस्कस सिक्योरिटी कंसिडरेशन इन बैकएंड। हम काम करें तो सिक्योरिटी भी तो ना सोच रही है ना, कि सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो नाउ यू शो सी दिस इमेज डेटा इंक्रिप्शन। आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर हमारा क्या है, डेटा है, ये हमारा सर्वर की कोडिंग है, फोन में लैपटॉप में हम जिसमें हम चाहते हैं, ये हमारा डेटा, ये यहाँ पर ये कोडिंग है उसका आया हुआ है। ठीक है, यानी कि इन कोडिंग करके यूज की है। द क्विक ब्राउन फॉर जंप ओवर द लेजी डॉग। तो क्या है, ऐसे ही ये बना रखा है, डेटा को इनक्रिप्ट किया हुआ है। ठीक है, अब क्या इसमें हम बात करने वाले हैं इनपुट वैलिडेशन। बैकएंड डेवलपर मस्ट इम्प्लीमेंट करना, उसको रोबस्ट है कि यानी कि कितना मजबूत है, यानी कितना वर्किंग कंडीशंस अच्छी है उसकी, इनपुट वैलिडेट करेगा एंड सैनिटाइजेशन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट कॉमन वेब एप्लीकेशन vulnerability such as the SQL injection and cross site scripting यानी कि XSS। ठीक है, तो हमारा इनपुट वैलिडेशन में आएगा। Now we will discuss authentication and authorization. They can responsive for designing and implementation. डिजाइन कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिक्योरिटी है कि authentication purpose, authorization system and ensure that only authorized user can access। ऑथोराइज यूजर है यानी कि जो अथॉरिटी मिली हुई है सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। एंड सेंसिटिव डेटा एंड परफॉर्म क्रिटिकल एक्शंस एक्सेस करने के लिए। डेटा इंक्रिप्शन, नाउ वी विल डिस्कस डेटा इंक्रिप्शन। Backend developer must ensure that sensitive data and such as a user credential and personal information is properly encrypted both in transit and at rest, protecting against data breaches and अनऑथोराइज एक्सेस। डेटा को हम कैसे इनक्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे वो इनक्रिप्ट हो रहा है, कैसे में उसमें प्रोटेक्शन हो रही है। ठीक है, डेटा को इनक्रिप्ट किया जा रहा है, कैसे हमारा डेटा एक्सेस हो रहा है। ओके,
Now we will discuss secure communication. They must also implement secure communication protocols such as HTTP यानी कि Hyper Text Transfer Protocol service and to protect the confidentiality and integrity of data exchanges between the client and server side. So we will discuss considerations, security consideration. First is input validation, second is authentication and authorization, third is data encryption, fourth is secure communication. Okay, now we will discuss career path for backend development. This is very important. हम backend का काम करने वाले हैं, backend सीखने वाले हैं, तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि career path कैसा है. You see this image, data science analyst, बिजनेस लॉजिक डेवलपमेंट की हम बात कर चुके हैं, सिक्योर डेटा स्टोरेज के बारे में बात कर चुके हैं. तो क्या पेमेंट प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सिस्टम आर्किटेक्चर बिल्डिंग के लिए एंड वेब एंड मोबाइल ऐप बैकएंड डेवलपमेंट. सो मैनी पाथ्स बैकएंड डेवलपर के लिए एक्सेस इजीली हो सकती है. एंट्री लेवल बैकएंड डेवलपर, इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग सर्वर साइड लॉजिक एंड बिल्डिंग एपीआई and integrate with database, focus on developing fundamental backend skills and understanding system architecture. देखो, अगर आपको एंट्री लेवल करना है बैकएंड में तो आपको बैकएंड की क्या है, प्रोग्रामिंग सीखनी होगी, कोडिंग सीखनी होगी, स्किल्स होनी चाहिए, है ना. जिसके पास स्किल्स होंगी, अच्छी स्किल्स होंगी, तो वो क्या है, ऐसे ही एंट्री लेवल क्रॉस कर सकता है. तो उसको फोकस किसमें करना है आपको, बैकएंड स्किल्स के ऊपर. नाउ फोकस ऑन सीनियर बैकएंड डेवलपमेंट. सबसे पहले अपने एंट्री लेवल में गए, उसके बाद सीनियर पोस्ट पे. तो टेक और मोर कॉम्प्लेक्स टास्क, आपको कॉम्प्लेक्स टास्क दिया जाए, आप कॉम्प्लेक्स आपको सॉल्व करने होंगे. जैसे डिजाइनिंग, स्केलेबिलिटी, डिजाइनिंग कैसे आप कर रहे हो, हाईली अवेलेबल सिस्टम्स के ऊपर ऑप्टिमाइज करना, डेटाबेस की परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, कैसे आप डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हो, मेंटर करना. और जूनियर डेवलपर्स को, आप जूनियर डेवलपर हो, कैसे आप मेंटर कर पाते हो, कैसे आप उसको टीच कर पाते हो, कैसे उनके डाउट को सॉल्व कर सकते हो. becomes a subject matter and expert in backend technologies. backend technologies के ऊपर सब्जेक्ट मैटर करता है कि कौन कौन सी backend technologies थी, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो क्या है आगे, टेक लीड आर्किटेक्ट. इसमें क्या है कि टेक के अंदर लीड्स द टेक्निकल डायरेक्शन. आपको टेक्निकल एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए बैकएंड डेवलपमेंट की, मेकिंग आर्किटेक्चर, डिजाइन, डिसीजन होना चाहिए. ठीक है, आपको डिसीजन मिलेगा, डिसीजन के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो द बेस्ट प्रैक्टिस एंड इंश्योर द ओवरऑल क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम. कोलैबोरेट करना विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, उसको बनाना, डिसीजन लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो अपने सिस्टम के ऊपर कोलैबोरेट करना और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ए स्टेक होल्डर की तरह वर्क करना. ओके, you see this video. I hope career path and for backend development is clear कि क्या क्या career path की अलग अलग opportunities हैं. ओके, डेटा को कैसे इंश्योर करते हैं, डेटा को कैसे एक्सेस करना है. I hope this is clear. So thank you for watching this video. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स. ओके, एंड कमेंट मी यह वीडियो आपको कैसी लगी. ओके, तो गुड बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन.